एक फकीर है, उस वो एक औरत के पास जाता है किसी के दरवाजे पे, और जाकर उनसे मतलब वो सदा लगाता है, ये मांगता है। तो वो औरत जो है वो उनको मतलब देती है कुछ खाने को या जो भी है। तो अब वो फकीर जो है वो खुश होके उसे कहता है कि आज आप मुझसे कोई एक दुआ मांग लो, वो मैं कोशिश करूंगा या वो पूरी होगी। ठीक है, मतलब कोई सी एक दुआ मांगो, वो पूरी होगी, लेकिन एक दुआ होनी चाहिए। अब वो जो औरत है, उसके साथ तीन मसले हैं। वो ब्लाइंड है, नबीना है, देख नहीं सकती। नंबर टू, वो बे औलाद भी है, उसके पास औलाद नहीं है। नंबर थ्री, वो गरीब भी है, उसके पास दौलत नहीं है, पैसे नहीं है। तो फकीर जब खुश हुआ, अपनी मौज में आया, तो उसने कहा भाई आप आज मुझे मांग लो, चीज मांग लो, वो पूरी हो जाएगी। तो अब वो औरत जो थी वो सोचने लग गई कि मैं अब क्या मांगू। मैं ब्लाइंड हूं, मुझे आंखें भी चाहिए, बिनाई भी चाहिए। मैं बे औलाद हूं, मुझे बेटा भी चाहिए। मैं गरीब हूं, मुझे दौलत भी चाहिए। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इन्होंने कहा है कि कोई सी एक चीज मांगो, वो मिलेगी। तो वो कुछ देर सोचने लग गई। और कुछ देर सोचने के बाद वो फकीर से बोली, मैं, अब जुमला सुनिएगा उसका, मैं अपने बेटे को मैं अपने बेटे को चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हुए देखना चाहती हूँ। अब उसने 100 बातों की एक बात कर दी, और उसने एक लाइन में तीनों चीजें मांग ली। उसने कहा मैं देखना चाहती हूँ, यानी बेटे को, बेटा भी मांग लिया, और चांदी के चम्मच के साथ यानी अमीरी में पैदा होते देखना चाहती हूँ। तो उसने बड़ी महारत के साथ तीन चीजें एक ही सेंटेंस में बता दी। और इस तरह ये यही आपका प्रेसी का एक एग्जाम्पल आपका सेट होता है यहाँ पे, कि जो प्रेसी है बेटा, कम से कम लफ्जों को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा बातों को उसमें समो के ले आना है। ये एक प्रेसी की एग्जाम्पल मैंने आपको दी, कि देखो बातें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन उसको समेट कर चंद लफ्जों में ले आना, ये एक आर्ट है, ये एक फन है। इसी तरह मैं एक और आपको मिसाल देता हूं। क्लास के बारे में परेशान मत होइएगा, 2 घंटे की हो, 3 की हो, आपको आज प्रेसी समझा के घर भेजूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक बादशाह था, तो उसका बेटा जो है, उसको बादशाह बनना था। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए, बादशाह क्योंकि एक वक्त का बादशाह होता है, तो उसको उसको मतलब उसको ट्रेन किया जाता है। उसकी ट्रेनिंग के लिए उसे जंगल में भेजा गया किसी उस्ताद के पास, कि जी ये हमारा बेटा है, इसकी ट्रेनिंग करें, और ये आने वाले वक्त में हमारा गद्दी नशीन होगा, हमारा बेटा होगा, ये बादशाह होगा, शहजादा होगा। वो 1 साल जंगल में रहा, चीजों को ऑब्जर्व करता रहा, सुनता रहा, देखता रहा। 1 साल बाद जब उसका रिजल्ट देखने लगे, या जब उससे पूछा गया भाई बताओ, 1 साल में आपने जंगल में क्या देखा, क्या सुना, क्या आपका आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रही। तो उसने कहा 1 साल में मैंने तूफानों की आवाजें सुनी, मैंने आंधियों की आवाजें सुनी, मैंने बिजली के चमकने की आवाजें सुनी, मैंने बादल के गरजने की आवाजें सुनी, मैंने शेर के दहाड़ने की आवाजें सुनी, मैंने बड़े बड़े हाथियों की बोलने की आवाजें सुनी। तो पूछा गया कि और इसके अलावा, तो उसने कहा नहीं, इसके अलावा तो कुछ नहीं, यही मैंने सुना। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, अभी आप इस काबिल नहीं हुए कि आपको बादशाह बनाया जाए। आप 1 साल दोबारा जाओ जंगल में, और दोबारा से देखो, दोबारा से कोशिश करो, तुम कुछ मिस कर रहे हो। तो वो दोबारा जंगल में गया, और फिर उसने दोबारा गौर किया चीजों पे। अब वो छोटी छोटी चीजों पे गौर करने लगा,
और जब 1 साल का फिर वक्त गुजरा तो उससे पूछा गया, भाई अब आप बताओ आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, क्या सुना। तो वो कहता है, जी इस दफा मैंने चींटी के चलने की आवाज को भी सुना है। इस दफा मैंने ये भी देखा है कि चींटियां कैसे बातें कर रही हैं, मतलब उनकी जिंदगी को देखा है मैंने। मैंने पत्तों की आहट को सुना है, मैंने घास की सरसराहट को सुना है, मैंने बड़ी छोटी जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी चीजों को भी ऑब्जर्व किया है। तो मुझे पता चला कि जो मैं पिछले साल सुनता था वो वो बातें भी ठीक हैं, लेकिन एक अच्छा लीडर, एक अच्छा हुक्मरान बनने के लिए, मुझे बादशाह बनने के लिए ये जो छोटी चीजें थी ये मैंने स्किप की थी। अभी मुझे पता चला कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं एक वक्त का बादशाह बनने जा रहा हूं। तो छोटे लोगों की बातें भी मेरे मुझे फील करनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जो ज्यूरिसडिक्शन है या जो मेरी रैयत है, मेरे लोग हैं जो अंडर मेरे, तो छोटे से छोटे का भी मुझे आइडिया होना चाहिए। तो बेटा प्रेसी जो है, मैं अगेन इसको लिंक करूंगा आपके आज के टॉपिक के साथ। प्रेसी में छोटी सी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना होता है, और बड़ी सी बड़ी चीजें तो खुद ही एक्सपोज्ड होती हैं, वो तो पहले से ही नजर आ रही होती हैं, और वो हर एक को नजर आ रही होती हैं। लेकिन आप भी राजा बनने जा रहे हैं, आप भी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप भी रूलर रूलर ही है ना, मतलब आप रूल करते हैं, आप बहुत ज्यादा लोगों को सर्व करते हैं, आपकी जुरिस्डिक्शन में छोटे से छोटे लोग भी होते हैं। तो आपने उनका दर्द फील करना होता है, आपने उनकी चीजों को फील करना होता है। तो प्रेसी में भी बेटा आपने छोटी सी छोटी चीज को फील करने की कोशिश करनी है। आपने प्रेसी में ऐसा ना हो कि कोई चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो और आप स्किप कर जाएं, ऐसा ना हो। बहरहाल ये चीजें, आप दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दी, आपकी थोड़ी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि प्रेसी है क्या। तो पहली मिसाल में ज्यादा से ज्यादा बातों की एक बात, 100 बातों की एक बात कर देना, ये प्रेसी है। और बादशाह वाली जो मिसाल है वो ये है कि कभी कभी छोटी सी छोटी चीजें भी बड़ी अहम होती हैं, हमें वो हिडन होती हैं, उनके मीनिंग्स एम्प्लॉयड होते हैं, उनके मीनिंग्स हिडन होते हैं, और कभी कभी एक्सपोज्ड होती हैं चीजें। पैराग्राफ पढ़ा, समझ आ गया, कभी कभी उन वो सरफेस लेवल पे होती हैं, उनकी समझ आती है, लेकिन कभी कभी चीजें हिडन होती हैं, उनकी समझ नहीं आती है। बहरहाल आगे चलते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम सर हमूदुर रहमान रांझा साहब, जब उन्होंने प्रेसी के ऊपर हमें लेक्चर दिया, तो मैंने लिखी कुछ बातें, और वो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, हूबहू कोशिश करूंगा, क्योंकि उनका बताने का स्टाइल तो फिर माशाल्लाह बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना कुछ और जिस तरह वो पाऊं। तो उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में थे एज ए स्टूडेंट, और उनके उस्ताद थे, उस्ताद अहमद रजा साहब थे, जो कि कमिश्नर से रिटायर्ड। तो वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहा, भाई प्रेसी के लिए आ जाओ। तो कहीं बैठ के हम, तो उन्होंने कहा कि ये एक पैराग्राफ है, इसमें से एक जुमला पढ़ो और मुझे ऐसे समझाओ कि मुझे कुछ भी नहीं पता, एक सादा आम इंसान की तरह। फिर उन्होंने कहा, अब ये जुमला, यही सेंटेंस दोबारा ऐसे समझाओ कि वक्त बहुत कम है, इन इन अ नटशेल, वक्त बहुत कम है और यही जुमला जल्दी से समझाओ। फिर उन्होंने कहा, अब ऐसे समझाओ कि अगला बंदा मैट्रिक लेवल का है, मैट्रिक पास है। और उन्होंने कहा, अब सारा पैराग्राफ दोबारा पढ़ो, और अब देखो कोई ऐसी बात कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है और तुमने छोड़ दी है और तुम लिख नहीं सके। देखे ना, इसको एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं, ओमिट कर जाने की गलती। देखो पूरा पैराग्राफ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो पैराग्राफ में और तुमने छोड़ दी हो, तुम नहीं लिख सके या तुम नहीं बयान कर सके। अगेन, अब कोई ऐसी बात
जो वहां है ही नहीं और तुमने अपने पास से लिख दी हो, ये भी देखो, जरा गौर करो। अब देखो, कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल तुमने लिख दी हो जो पैराग्राफ में भी है, तो एग्जाम्पल जो है उसकी जरूरत नहीं है प्रेसी में, वो नहीं लिखेंगे। आगे जाके मैं बताऊंगा क्या क्या नहीं लिखेंगे। अब देखो, उन्होंने कहा, उस्ताद मोहतरम ने, अब देखो, आई और वी, आई और वी में बात हो और तुमने भी वैसे ही कर दी हो, थर्ड पर्सन में करनी है। ठीक है, तो प्रेसी जो है शुरू में मुश्किल लगेगी। पहले इसको आप कोशिश करें उर्दू में, फिर आसान उर्दू में, और फिर इसको मुख्तसर तरीके के साथ कम से कम लफ्जों में बयान करने की कोशिश करें। और जब ये सारा कुछ कर लें फिर इसको इंग्लिश में करें। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है और ये एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। बहरहाल, आपके जो फिक्रे हैं, आगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपने एक पैराग्राफ को रीड कैसे करना है। ठीक है, हाउ टू रीड अ गिवन पैसेज। तो बेटा, स्लाइड्स कोई नहीं है आजकल, मतलब स्लाइड्स नहीं है। अच्छा, लिंक जब क्लास का ब्रेक हो, आपने इसी लिंक से 8 मिनट के बाद रीज्वाइन हो जाना है। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, आपने खुद ही 8 मिनट के बाद रीज्वाइन हो जाना है। अब जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाउ टू रीड अ गिवन पैसेज। पैसेज का बुनियादी तौर पर कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो आपने बगैर रुके पैसेज को पढ़ देना है। पहली फुर्सत में ही आपने परेशान होने के बगैर, पहली फुर्सत में ही, पहली अटेम्प्ट में ही उसको रीड कर देना है बगैर रुके। ठीक है, फिर आप रीडिंग जब करेंगे तो आप एक रफ ड्राफ्ट बनाएंगे और पॉइंट्स अलग करते जाएंगे। ठीक है कुछ लोग पैराग्राफ को केयरलेसली पढ़ते हैं, तो केयरलेसली नहीं पढ़ेंगे, आपने पूरी तवज्जो के साथ उस पैराग्राफ को पढ़ना है। थोड़ा सा भी इधर उधर आप हुए तो काम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चीजें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक, आपका जो नैरेटिव है, जो आप पढ़ रहे हैं, ये आप जो समझ रहे हैं पैराग्राफ को, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सेंटेंसेस को डिसजॉइंट नहीं करना, उनको कनेक्टेड रख के ही समझने की कोशिश करनी है, बजाय इसके कि आप लफ्जों के पीछे पड़ जाएं। आपने बात के पीछे पड़ना है कि बात क्या हो रही है। आपने ये इस बात से परेशान नहीं होना कि इसका मुझे मीनिंग नहीं आ रहा, तो ये मैं अब यहाँ पे खत्म हो गया हूँ, मेरा सारा मतलब मेरा टैलेंट ही खत्म हो, ऐसे नहीं है। आपने बात क्या बताई जा रही है वो देखनी है। मीनिंग आपको बेशक 1 2 3 वर्ड्स का ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, और मुश्किल मीनिंग्स होते ही आपको परेशान करने के लिए हैं। अगर आप मुश्किल मीनिंग्स को निकाल के साइड पे कर दें और फिर पैराग्राफ को पढ़ें तो उसका मफहूम फिर भी वही रहेगा। ये बात याद रखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लाजमी वहां पे आपने मतलब उनको देखना है साथ साथ। और आपने क्या करना है, यू आर सपोज टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द पैसेज। हाँ जी, पैसेज का स्पिरिट होता है, पैसेज का थीम होता है, वो आपको बेटा पढ़ने से, अच्छी तरह पढ़ने से समझ में आएगा। हमारे बच्चे कहते हैं कि हमें बड़ा टाइम लगता है प्रेसी करने में, तो बेटा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आपकी प्रेसी में 3 4 चीजें चल रही होती हैं साथ साथ। सबसे पहले आपका कंप्रीहेंशन लेवल चल रहा होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपकी वोकैबुलरी कितनी है, आपको चीज की समझ कितनी आई है। सबसे पहले तो वो आपकी टेस्ट हो रही होती है। फिर आपका टेस्ट होता है आपके अपने अल्फाज, फ्रेजेस, एक्सप्रेशन, वोकैबुलरी आपकी अपनी क्या है, 2 चीजें। फिर आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा होता है। तो प्रेसी में बहुत ज्यादा चीजें आपको हैंडल करनी होती हैं। तो रिक्वायर्ड क्या है? अब जब पैसेज को हम पढ़ते हैं तो क्या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड ये है कि नॉट अ सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग बट एन अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ।
सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग क्या है? कभी कभी सरफेस लेवल पे, कभी कभी उसके ऊपर ऊपर से हमें चीजें नजर आ रही होती हैं, लेकिन हमें इन डेप्थ चीजों को देखना होगा। सरफेस लेवल पे कभी कभी चीजें क्लियर नहीं होती हैं। तो यू मस्ट हैव अ कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उस पैराग्राफ के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी कीन होनी चाहिए। और ऑब्जर्वेशन को टेस्ट करने के लिए आप अपनी ऑब्जर्वेशन को टेस्ट कर सकते हैं बाय रीजनिंग एंड बाय थिंकिंग। तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा इस तरह का एग्जाम्पल जब दूंगा तो इंशाल्लाह आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड अपनी देख रहा हूं। हाँ, तो मैं फिर बता रहा था कि कुछ मीनिंग्स बेटा एक्सपोज्ड होते हैं, वो एक्सपोज्ड अंडरस्टैंडिंग हर बच्चा कर लेता है। और कुछ एम्प्लॉयड होते हैं, हिडन मीनिंग्स होते हैं। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी बादशाह की, कि वो एक्सपोज्ड आवाजें तो सुन पाया, लेकिन जो हिडन थी वो ना सुन पाया, उसके लिए फिर उसे और मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, तो बहुत ही डीप इंसाइट रखनी होगी प्रेसी के लिए। ठीक है, असल में राइटर कहना क्या चाहता है पैराग्राफ में, कौन सी बातें वाजिया तौर पर उसने कह दी हैं और कौन सी बातें उसने छुपा कर कह दी हैं। ये है एम्प्लॉयड मीनिंग्स, ये है हिडन मीनिंग्स, और इसको समझना जरूरी है। हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि तहरीर जो है, जो पैसेज गिवन पैसेज है, इसमें इतने जो सारे फिक्रात हैं ये एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मेजर पॉइंट्स 4 या 5 होते हैं और बाकी उनके एक्सप्लेनेटरी होते हैं, उनकी डिटेल दे रहे होते हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एक्सप्लेनेशन वाला जो चीजें हैं वो प्रेसी में उनकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, कुछ मेजर आइडियाज होते हैं गिवन पैराग्राफ में, पैसेज में, और आगे उनके नीचे कुछ सब सब आइडियाज होते हैं। तो आपने सब आइडियाज से कोशिश करनी है कि उनके चक्कर में आपको ना पढ़ना पड़े, और जो मेजर आइडियाज हैं आप उनको डील कर सकें। ठीक है, तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो गौर कीजिएगा, क्या उस पैराग्राफ में कोई डिसीजन तो नहीं लिया गया? क्या उस पैराग्राफ में किसी चीज की निगेशन तो नहीं की गई? क्या उस गिवन पैराग्राफ में किसी चीज को सपोर्ट किया गया? तो इसको कहते हैं बेटा लॉजिकल रीडिंग। लॉजिकल रीडिंग आपको होगी, ऐसी इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। आपके दिमाग का यहां बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो लॉजिकल रीडिंग आपको इंटेलेक्चुअल स्टाइल में पढ़ना होगा, और न्यूज़पेपर को भी कहा जाता है कि इंटेलेक्चुअल स्टाइल में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं फिर कहूंगा, आपने प्रेसी का जो पैसेज दिया गया है उसमें लफ्जों को नहीं देखना, आपने जो कहा जा रहा है वो देखना है। लफ्जों को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, और जो कहा जा रहा है उसको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके बेटा, और मैं आपको कुछ बताता हूं, और प्रेसी एक मैंने सॉल्व की हुई है आपके लिए, वो मैंने कोशिश की, वो आपको दिखाऊंगा अभी। आगे मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है, हाउ टू राइट प्रेसी। मेरी चाय ठंडी हो गई है। अच्छा, हाउ टू राइट प्रेसी। बेटा प्रेसी क्या है? सबसे पहले आपने एक सेंटेंस को पकड़ना है, उसको ब्रीफ करना सीखना है। वो कैसे होगा? उसका मुतबादिल अल्टरनेटिव वर्ड बेटा आपने ढूंढना है, और वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो सिंगल कंप्रीहेंसिव वर्ड हो सकता है। जब आप एक लाइन को ब्रीफ कर गए, एक लाइन को प्रिसीजन में ले गए, तो बेटा आगे आप हर लाइन को ले जाएंगे। तो पहले एक लाइन को लेके जाते हैं, फिर 3 लाइनों को लेके जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये प्रैक्टिस जो है आपकी डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले एक लंबे सेंटेंस को शॉर्ट करना सीखें। एक सेंटेंस पकड़ें, उसको सेम बात, सेम स्पिरिट, सेम थीम, लेकिन
शॉर्ट तरीके से उसको लिखने की कोशिश करें, फिर 3 लाइनों को पकड़ें और उन 3 लाइनों को एक लाइन में लिखने की कोशिश करें। बहुत सारे लफ्जों को इकट्ठा करने का जो आर्ट है बेटा वो आपको आना चाहिए। ठीक है, याद रखें एग्जामिनर को सीएसएस में आपने कन्विंस भी करना होता है, और कन्विंस करने के लिए आपको खुद क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, और कन्विंस किसी को करने के लिए आपकी जो नहायत आसान गुफ्तगू है, नहायत आसान अंदाज में आपने करना होता है। ठीक है, तो चूज योर वर्ड्स केयरफुली एंड स्ट्रक्चर योर सेंटेंसेस कंप्लीटली। और आपकी जो प्रेसी है, इट मस्ट बी प्रेजेंट द सब्सटेंस ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, जो ओरिजिनल पैसेज है उसका सब्सटेंस प्रोवाइड कर रही हो। और एक और चीज से आपने बचना है, कभी भी ओरिजिनल पैराग्राफ जो गिवन है उसमें से आपने फ्रेज नहीं उठाने, वर्ड्स नहीं उठाने। हाँ, कुछ टर्म्स होती हैं जो जिनको जो इनडिस्पेंसेबल होती हैं उनको हम ले सकते हैं। और एक और काम करना है, आपने उस चीज पे एम्फासिस नहीं करना, उस पॉइंट पे एम्फासिस नहीं करना जिसपे नहीं किया गया, जिसपे गिवन पैसेज में एम्फासिस नहीं दिया गया, आपने अनड्यू एम्फासिस नहीं देना है। ठीक है, तो ये अगर आप वो किसी और पॉइंट के ऊपर एम्फासिस कर रहे हैं और आप किसी और के ऊपर कर रहे हैं, तो ये कब होता है? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग इनएडिक्वेट होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच्योर नहीं होती है। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, प्रेसी में टेंस जो है वो आप कोशिश करेंगे 100% कि जो टेंस वहां यूज हुआ है पैसेज में, पास्ट है या जो है, तो कोशिश करेंगे आप वही सेम टेंस यूज करेंगे अपनी प्रेसी में भी। अब मैं आपको ये बता दूं कि प्रेसी में क्या क्या चीजें आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, स्किप कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जब आप पैराग्राफ रीड करते हैं बेटा, तो रीड करते करते कभी कभी कोई ऐसी बात आती है कि आप अचानक से चौंक उठते हैं। होता है ना, कभी कभी ऐसी चीज आती है आप रुक जाते हैं या चौंक उठते हैं, उसको हाईलाइट करें, वो एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा प्रेसी का जब पैराग्राफ पढ़ें तो देखें कोई इसमें डिसीजन तो नहीं है, देखें कोई इसमें क्या क्या चीजें हैं जो एक्सप्लेनेटरी हैं, जो एक वाक्य को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, तो आपने एक्सप्लेनेटरी चीजों को छोड़ देना है और आपने उन चीजों को लेना है जो बड़ा डिसीजन हो, बड़ा निगेशन हो, बड़ा सपोर्ट किसी चीज का हो, कोई ऐसी चीज जो मेजर हो, जो मेन हो। मेजर आइडियाज होते हैं और सब आइडियाज होते हैं, तो आपने मेजर आइडियाज की तरफ रहना है बेटा। ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग होती है पैराग्राफ की, उसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। नंबर 1, आप रीडिंग करें, करेक्टर्स, नंबर 1 करेक्टर्स देखें, क्या क्या करेक्टर्स हैं, क्या क्या किरदार अदा कर रहे हैं, क्या क्या कौन कौन लोग हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं। फिर आप अगर कोई ऐसी और प्रेसी है या उसी में आप कैटेगरी नंबर 2 कर लें, प्लेसेस, कौन सी जगह के बारे में बात हो रही है। और फिर कैटेगरी नंबर 3 कर लें कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। जब आप अपने पैराग्राफ को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो चीजें खुल के और सामने आ जाएंगी। करेक्टर्स, प्लेसेस, सिचुएशन या कंडीशन या सूरत हाल। ठीक है बेटा, तो मैं आपको ये बताऊं कि क्या क्या आप स्किप कर सकते हैं प्रेसी में, जो आपने लिखना नहीं है, आप जिसको छोड़ सकते हैं। देखो, प्रेसी में मेजर पॉइंट होते हैं ना, उनको तो लिखना है, लेकिन जो उनको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे जुज होते हैं, जुजियात, जुजियात, एक होता है कुलियात, एक होता है जुजियात। जो कुलियात होता है बेटा, वो कुल, मेजर पॉइंट, बड़ा पॉइंट, मेजर आइडिया, और उसको नीचे सपोर्टिंग करने वाले कुछ आर्गुमेंट, कुछ एग्जाम्पल्स, कोटेशंस, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, वो जुजियात आपने नहीं लिखनी।
आपने चीजें जो प्रेसी में एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं वो आपने नहीं लिखनी। पहली बात, आपने कंप्लीट मैसेज जरूर लेना है उस पैराग्राफ का ओवरऑल। आप अगर कंप्लीट मैसेज ले गए तो आप हिडन मीनिंग्स भी लिखने के काबिल हो जाएंगे। कुछ चीजें मेंशन भी नहीं होती और वो लिखनी कभी कभी हमें पड़ती हैं, लिखनी पड़ जाती हैं। बहरहाल, अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि प्रेसी में एक चीज है और बार बार उसी का नाम बदल बदल कर नाम बदल जाता है, लेकिन वो चीज एक ही रहती है। फर्ज करें टेररिज्म है, अब एक पैराग्राफ में प्रेसी के आगे टेररिज्म, तो आगे बार बार आएगा एक्सट्रीमिज्म, रेडिकलिज्म, और इसके सिनोनिम्स टाइप मिलती मिलती चीजें आएंगी बार बार। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि चीज एक ही है, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट, बात एक 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 ही होगी, लेकिन उसके नाम बदल बदल के आएंगे। तो आपने उस बात से परेशान बिल्कुल नहीं होना है। फालतू चीजें जितनी भी हैं, कौन सी जो तफसील वाली हैं वो निकालते जाएंगे आप, ठीक है। और आप सेंटेंस को फॉलो करेंगे, लफ्जों को फॉलो नहीं करेंगे। मैं फिर कहूंगा, रिपीट कर रहा हूं, पीछे भी कहा, जो है उसको फॉलो करेंगे, पूरे सेंटेंसेस को फॉलो करेंगे, लफ्जों को, वर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग बाज़ औक़ात नहीं आते तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो आप मुश्किल लफ्जों को जरा निकाल के फिर भी पैराग्राफ पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फिर गौर करें कि कौन सी बातें हैं जो मिलजुल कर एक ही आर्गुमेंट को साबित कर रही हैं, जो मिलजुल कर एक ही सिचुएशन की बात कर रही हैं, उनको भी निकाल दें, उनकी भी जरूरत नहीं है। फिर अगेन मैं रिपीट करूंगा, देखिए कौन कौन सी चीजें हैं जो डिसीजंस हैं, जो निगेशन है किसी चीज की, या जो सपोर्ट किसी चीज की, तो और क्या एक्सप्लेनेटरी है। तो एक्सप्लेनेटरी को आप निकाल देंगे, लेकिन मेजर डिसीजन को या मेजर जो बात है उसको आप रखेंगे। तो लफ्जों को कभी नहीं देखना, जो कहा जा रहा है आपने उसको देखना है, ठीक है। तो क्या क्या और आप नहीं लिख सकते प्रेसी में, ऑल इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स। अक्सर औकात इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स जो होते हैं प्रेसी में, आप बेटा उनको भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशंस को स्किप कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को स्किप कर सकते हैं, स्टोरीज अगर छोटी मोटी को है उसको स्किप कर सकते हैं, और बेटा कुछ साइड रिमार्क्स होते हैं उनको भी स्किप कर सकते हैं, कोटेशंस को स्किप कर सकते हैं, अननेसेसरी डिटेल्स सबको आप स्किप कर सकते हैं। तो अगर मैं सारी बात को कंक्लूड करूं तो कुलियात में पढ़ना है, जुजियात में नहीं पढ़ना। और कुलियात क्या होती हैं, 5-6 मोटी मोटी बातें होती हैं, बाकी उनके जुज होते हैं, बाकी उनके सब आइडियाज होते हैं, बाकी उनको सपोर्ट कर रही होती हैं चीजें। तो आपने कभी भी जुजियात में नहीं पढ़ना, कुलियात में पढ़ना है। आइए एक प्रेसी पकड़ते हैं, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करते हैं, और आपकी फिर बातें भी इंशाल्लाह होंगी सारी। लिंक जब भी क्लास का खत्म हो जाए, आपने बेटा दोबारा रीज्वाइन हो जाना इसी ग्रुप से, इसी लिंक से। तो मैं एक प्रेसी लेके आया हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसको। आंसर क्वेश्चन आप लिखते रहें पेज पे, जैसे ही मैं मतलब ये पूरा कर लूंगा तो आपकी बात सुनूंगा। ये बेटा CSS के पास पेपर की प्रेसी है, ठीक है, नजर आ रही है उधर। अच्छा, अच्छा बेटा देखें, ये पास पेपर में आ चुकी है, तो मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। और ये इसे अच्छे बच्चे, इससे कोई अच्छी भी सॉल्व कर सकता है, बहुत अच्छी भी कर सकता है। हो सकता है मेरा वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन लेकिन मैं आपको तरीका थोड़ा सा बताने के लिए बता रहा हूँ। इससे ये नहीं समझना कि जो मैंने प्रेसी कर दी है ये दुनिया की सबसे अच्छी प्रेसी है, ऐसा नहीं है। प्रेसी हर बच्चे का एक अपनी इसकी वीकनेस होती हैं और स्ट्रेंथ्स होती हैं, हर बच्चा अच्छी से अच्छी भी कर सकता है। बहरहाल ये आपको समझाने के लिए मैंने बस हल्की फुल्की सी। अच्छा, नंबर 1 जो है ये एक सेंटेंस है, ओरिजिनल पैराग्राफ है जो पेपर में आया था। नॉट ऑल द रूलर्स साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एट वंस। तो इसमें मुझे दो बातें मैंने जो अंडरलाइन की,
कि तमाम रूलर्स नॉट रूलर्स एट वंस। तो मतलब सब रूलर्स ने एकदम से एक एक मतलब ऐसे ही सब ने जल्दी में साइन नहीं कर दिए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे। तो एट वंस मतलब अब मैंने इसको अपने लफ्जों में बनाने की कोशिश की। मैं मुझे लगा अब ये देखो, मैंने इसको देखा, क्या ये करेक्टर है, क्या ये प्लेस है, क्या ये सिचुएशन है। तो मुझे ये करेक्टर तो है, लेकिन मुझे लगा ये सिचुएशन है जिसमें अनसर्टेनिटी है, अनसर्टन सिचुएशन है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। अ फ्यू प्रिंसली स्टेट्स या उनके रूलर्स वर इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव के फैसला ना कर पाने की सिचुएशन थी। तो ये ऐसे मैंने रफ सा बनाया है, आप इसको कहीं इससे अच्छा भी बना सकते हैं। अच्छा आगे आइए, नंबर 2, अफ्रेड that the Socialist Congress Party would strip him of his amusements, flaying, dancing girls, conjuring delights, which he had। अच्छा, यहां तक डिलाइट्स तक एक ही बात है कि वो जो महाराजा था जोधपुर का, वो ये जो ब्रैकेट रेड मैंने करी हुई है डिलाइट्स तक, तो ये एक ही बात है कि उसको उसको इस बात का खतरा था कि यार मेरी लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है ये छिन जाएगा। ठीक है, which he had only just begun to indulge since he had only recently succeeded his father throne। ये अननेसेसरी है। देखो उसको जो खतरा था वो मैंने अंडरलाइन कर लिया, उसको जो मसला था वो मैंने अंडरलाइन। अब वो नया नया तख्त पे बैठा था या पुराना बैठा था, वो अननेसेसरी मुझे लगा, मैं उसको जरूरी नहीं समझता। क्यों? क्योंकि बादशाह जो होते हैं वो बादशाह ही होते हैं, बादशाह तख्त पे ही बैठते हैं, कभी छोटी उम्र में बैठते हैं, कभी बड़ी उम्र में बैठते हैं, लेकिन बादशाह को मसला क्या है वो जरूरी है। तो वो ये है कि उसको ये खतरा था कि मेरी जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है ये खतरे में ना पड़ जाए, मुझे इल्हाक नहीं करना चाहिए किसी के साथ, खासतौर पे वो इंडिया के साथ कांग्रेस के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो नीचे वो जो है वो अपने अब्बू की जगह पे नया नया बैठा था ये वो, तो ये मुझे अननेसेसरी लगा। हो सकता है आपको ये अच्छा लगे, लेकिन मुझे अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने क्रॉस किया कि ये मैं नहीं लिखूंगा। वो कौन था? महाराजा था। और उसने फिर क्या किया? अरेंज द मीटिंग विद जिना। तो ये ओरिजिनल पैराग्राफ है। अब मैंने इसको थोड़ा सा देखा, ये मैंने खुद से फिर इसके पॉइंट निकालने की कोशिश की। महाराजा ऑफ जोधपुर, ये जैसे जोधपुर वाज रिलक्टेंट। हाँ देखो, ऊपर लफ्ज यूज हुआ था ना अफ्रेड, वो खौफजदा था और वो इल्हाक नहीं करना चाहता था। तो मैंने लिखा वो रिलक्टेंट था, हेजिटेंट था, हिचकिचाता था, उसको डर था। लेकिन डर ऊपर यूज हुआ वर्ड, मैंने वो ऊपर से मैंने अगेन कहूंगा, कभी भी ओरिजिनल प्रेसी के पैराग्राफ से आपने वर्ड्स फ्रेजेस नहीं उठाने हैं। हाँ कभी कुछ एक दो उठाने पड़ते हैं, कुछ इनडिस्पेंसेबल सिचुएशन होती है वहां। अच्छा, एक तो ये मुझे बात मिली कि महाराजा ऑफ जोधपुर वाज रिलक्टेंट एंड इनडिसाइसिव, तो इनमें से एक वर्ड मैं यूज कर लूंगा। आगे फिर मैंने इसको पूरी सेंटेंस की शक्ल में नहीं बनाया, मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। मैंने फिर देखा, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व हिज लग्जरियस लाइफस्टाइल ही डिड नॉट वांट टू जॉइन इंडिया। ये फिर एक लाइन मैंने अलग से बनाई, और जब मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगा तो मैं ये दो तीन बातों को एक ही सेंटेंस में लाने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, तो वो इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। नीचे ब्लैक में लिखा है उसकी कुछ रिजर्वेशंस थी। तो रिजर्वेशंस क्या क्या थी? वही बेटा कि वो अपना जिस स्टाइल में जीता था उसी स्टाइल में जीना चाहता था। फिर उसने क्या किया? ही अप्रोच्ड जिनाह। तो वो जिनाह से मिलना चाहा उन्होंने या मिला। तो इस तरह पॉइंट आप निकाल सकते हैं, आप इसे अच्छा कर सकते हैं, आप इसे बेहतर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूं बेटा। 40 मिनट हुए नहीं या ये अनलिमिटेड है? अच्छा चलें ठीक है। ये बेटा नेक्स्ट स्लाइड है। अब जिना का जिक्र हो रहा है क्योंकि ये ओरिजिनल पैराग्राफ की लाइन है जो मैं पढ़ रहा हूं ना। ये नंबर 3, जिना वाज अवेयर, अवेयर को मैंने अंडरलाइन किया है,
that both Hindu majority and geographical location, दो फैक्टर्स उन्होंने देखे। जिना इस चीज से बाखबर थे, दो फैक्टर थे, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन और एक मेजोरिटी, यानी हिंदूज की मेजोरिटी होगी जोधपुर में, ठीक है। meant that most of the princely state would go to India, but he was gratified by the thought that he might be able to snatch one or two। तो नीचे जो है ये मुझे लगा, ये एक एक्स्ट्रा डिटेल लगी मुझे। ऊपर की बात मुझे ज्यादा अच्छी लगी कि जिना जो है वो इस बात से बाखबर थे और माइंडफुल थे कि भाई ये दो फैक्टर जो हैं, ये जो दो फैक्टर हैं, इसकी वजह से मोस्टली प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें इनको कहते थे, शायद 635 थी, ये सब इलाहाक करना चाहती थी। जब पाकिस्तान मतलब 1947 के बाद ये हुआ कि आप जिससे चाहें इलाहाक कर सकती हैं, ये रियासतें जो थी। तो बहरहाल ये हिस्ट्री की लंबी बात है। मैंने अंडरलाइन किया अवेयर, जिना अवेयर थे और प्रिंसली स्टेट वो इंडिया को तरफ चली जाएंगी। और ये दोनों बातों को मैंने फिर नीचे लिखने की कोशिश की। ये देखें, जिना कंसिडरिंग द डेलिकेसी ऑफ द सिचुएशन, हाँ, जिना परसीविंग, जिना असेसिंग, तो इनमें से जो भी वर्ड आप लगाना चाहें या इससे भी कोई अच्छा आपको आता हो तो जिना इस सूरत हाल, इस नाजुक सूरत हाल को देखते हुए, कंसीडर करते हुए, परसीव समझते हुए, असेस अंदाजा लगाते हुए, तो देखो ऊपर मैंने अभी पढ़ा था कि जिना अवेयर थे कि भाई ये स्टेट्स जो हैं इंडिया के खाते में जा सकती हैं। तो जिना कंसिडरिंग द डेलिकेसी ऑफ द सिचुएशन, जिना को इस बात की, इस नाजुक मामले की समझ थी और उसको सोचते हुए उन्होंने क्या किया, आगे आइए, ये फिर ओरिजिनल पैराग्राफ है। ही गेव जोधपुर, जोधपुर महाराजा जो था उसको अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, राइट योर कंडीशंस ऑन दैट, ही सेड, एंड आई विल साइन इट। ये ओरिजिनल पैराग्राफ से है और जो मैंने इसकी समझ ली वो ये है ब्रैकेट में। जिना ऑफर्ड हिम, यानी महाराजा को ऑफर किया, फुल फ्रीडम फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी आप किसी भी बगैर किसी शराइत के पाकिस्तान के में हमारे साथ इल्हाक कर सकते हैं। आप मतलब कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अफ्रेड ऑफ तो था महाराजा। तो इधर मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करता हूं, प्रेसी पूरी दिखाऊंगा। ये बेटा नेक्स्ट है। इलेटेड, शायद इसका मतलब होता है खुश होना या हैप्पीली। द महाराजा रिटर्न टू हिज होटल टू कंसिडर, कंसिडर होता है सोच विचार करना, गौर करना। महाराजा ने फिर इस बात पे गौर करना शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ओरिजिनल पैराग्राफ है कि एक ये काम हुआ कि वीपी मेनन जो थे वो भी इस चीज में, मतलब उनके भी नोटिस में चीज आ गई कि ये जिना के साथ इल्हाक करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो जो मैंने नीचे ब्लैक अंडरलाइन किया हुआ है ये देखिएगा, मेनन केम टू नो दिस प्लान। अब मेनन को इस प्लान का पता चल गया, यानी ऊपर जो भी बातें हुई हैं मैंने उनको बदला के थोड़ा चेंज करके लिखने की कोशिश की। मेनन मैनेज टू हैव हिज मीटिंग विद वाइसराय, हिज मतलब महाराजा की मीटिंग। उसने साजबाज करके जैसे भी है, झूठ सच बोल के ना, उसने कहा भी वाइसराय साहब आपसे ना, लॉर्ड माउंटबेटन आपसे मिलना चाहते हैं महाराजा, जोधपुर के महाराजा से कहा, ठीक है। तो उन्होंने फिर ये क्या, वो कन्विंस करना चाहते थे महाराजा को, परसुएड करना चाहते थे कि भाई आप इल्हाक करें इंडिया के साथ, ठीक है। आगे देखिए, Menon's agents had altered him to what Jodhpur was up to. He told the young ruler, and his presence was requested urgently. वही उसने झूठ शूट बोला कि भाई वायसराय ने आपको याद किया, आपका मिलना बड़ा जरूरी है और अर्जेंटली मिलना जरूरी है। तो नीचे मैंने पूरे की सेंस ली, अरेंजमेंट ऑफ अ मीटिंग, यानी मेनन ने, वीपी मेनन ने एक मीटिंग को अरेंज करने की कोशिश की और की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे शेयर करता हूं बेटा।
प्रेस ये खत्म होने वाली है। The urgent summons had been and had been an excuse, and once they had arrived, Menon had to go on a frantic search for Viceroy, tell him what he had happened. ये भी बेटा कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ये एक डिटेल्ड चीज है, ये एक वाक्य को डिटेल रहा है कि मेनन ने ये किया वो किया, लेकिन क्रक्स जो है, जो बात करने वाली यही है कि उसने मीटिंग अरेंज की है। तो इसमें मुझे कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट नहीं नजर आई। अच्छा, हो सकता है आपको नजर आए बेटा, मुझे नहीं आई थी। अपना अपना आपका स्टाइल होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें, माउंट बैटन, अब वायसराय साहब की आमद हो गई है। माउंट बैटन रिस्पॉन्डेड इमीडिएटली, ही सोलमली रिमाइंडेड जोधपुर दैट, अब ये ब्लैक के साथ मैंने पॉइंट नंबर 1 निकाला, जिना। माउंट बैटन ने कहा, भाई तुम जिना के साथ इल्हाक करने के चक्रों में हो जोधपुर के महाराजा। जिना कुड नॉट गारंटी एनी कंडीशंस ही माइट मेक, वो कहता है जिना साहब आपसे बेशक वादे करेंगे, लेकिन वो कोई इस काबिल नहीं है कि आपको मतलब वो प्रोवाइड करें, वो उन शर्तों पे पूरा उतरे, ठीक है। ये कौन कह रहा है? वाइसराय कह रहा है, माउंट बैटन कह रहा है। तो नंबर 1 उन्होंने जिना के खिलाफ बात की। नंबर 2 उन्होंने कहा, भाई एन एक्सेशन टू पाकिस्तान वुड स्पेल डिजास्टर फॉर हिज स्टेट। एक और बात उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा अगर आप पाकिस्तान के साथ इलाहा करोगे तो आपके लिए, आपकी स्टेट के लिए सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, यानी आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। नंबर 3 जो उन्होंने बात की, ही अश्योर्ड हिम that the accession to India would not automatically mean end of his player। यहाँ पे अब पता है, आपने शुरू में पढ़ा था कि उसको उसको इस बात का खौफ था जोधपुर के महाराजा को कि मेरी सल्तनत में मेरी अय्याशियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे माउंट बैटन ने 3 बातें की। पहली, जिना आपको कुछ नहीं देने वाले। दूसरी, आपके लिए सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और तीसरी, इन्होंने कहा मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके लिए आपकी जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है उसमें कमी नहीं आएगी, आपकी जिंदगी जैसी है वैसे ही गुजरेगी, ठीक है। तो कन्विंस कर रहा था। अच्छा, अब मैंने इसको अपनी समझ के मुताबिक ये खुद से मैंने फिर लिखा। ये देखिए, माउंट बैटन ट्राई टू टेक के बारे में बदनीति सी शो की इनटू रिगार्डिंग हिज राइट्स एंड डिलाइट्स, जो भी आप लगाए कि आपके जो राइट्स हैं या आपका जो जीना मरना है, जो आपकी खुशियां हैं ऐसे ही चलेंगी। एंड वार्ड, हाँ जी, वो वार्निंग भी दी उसने सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया 3 बातें महाराजा ने की, और सॉरी वाइसराय ने की महाराजा से। तो वार्निंग भी दी, भाई देखो ऐसा 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 है, अगर तुम्हारी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना फिर देख लो वाइसराय तो हम ही हैं। ठीक है। तो अब ये नंबर 9 आखिरी लाइन है। माउंट बैटन यानी MBTN मैंने शॉर्ट में लिखा, माउंट बैटन लेफ्ट हिम अलोन विद मेनन टू साइन अ प्रोविजनल एग्रीमेंट। तो उसने साइन करवा लिए, मतलब वो नंबर 9 की लाइन पेपर में है और नीचे वाला मैंने अपनी सेंस के मुताबिक लगाया। अब जब मैं सारे पॉइंट निकाल चुका हूं तो मैं कनेक्टर भी यूज करूंगा। मैं इनको ऐसे ही लॉजिकल ऑर्डर में रखूंगा, जो बात पहले हुई है वो पहले करूंगा, जो एंड पे हुई है वो एंड पे करूंगा। और मैं इसका टाइटल भी दूंगा। तो टाइटल के ऊपर मैं देखता हूं क्या आपके लिए, एक छोटी सी स्लाइड है आखिरी, ये बेटा। टाइटल बेटा क्या हो सकता है? लाइन सेंटेंस भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, और टू। तो ये जब आप थीम को पा जाओगे, पैराग्राफ के थीम को समझ जाओ
आ जाओगे। अब इसमें मुझे जो स्पिरिट नजर आया ना सारा, मुझे ये नजर आया कि जी वो फोर्स जोधपुर के महाराजा को मजबूर किया कि वो एक्सेशन टू स्टेट करें। बेटा लेक्चर खत्म हो गया, आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही अब? जी अनीस फातिमा, आपका माइक ऑन है। फातिमा आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी ये क्वेश्चन था कि अगर जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चंस में या बुक में कि जिस किसी की कोई बात कही हो ना तो वो एज इट इज लिखते हैं, तो प्रेसी में वो वर्ड्स कैसे हम उसको मोल्ड करेंगे? नहीं, प्रेसी में आपने आई वी जो है उसको बेटा यूज नहीं करना है, आपने थर्ड पर्सन में बात करनी है, ठीक है। और आपने कोटेशन तो लिखनी ही नहीं है किसी की, आपने इन्वर्टेड कोमा वाली चीज तो प्रेसी में डालनी ही नहीं है। और बेटा किसी का आंसर क्वेश्चन है थोड़ा बहुत तो इधर इधर कमेंट बॉक्स में कर लें। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है? बेटा प्रेसी में आपने जो नहीं लिखना, एग्जाम्पल्स नहीं लिखने, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स होते हैं ना, कभी कभी प्रेसी शुरू हो रही होती है, एक दो लाइनें कभी फजूल हो सकती हैं, आपने वो नहीं लिखनी, आपने एग्जाम्पल्स नहीं लिखनी, अगर कोई छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है वो नहीं लिखनी, आपने साइड रिमार्क्स होते हैं वो नहीं लिखने, आपने कोटेशन भी नहीं लिखना, अननेसेसरी डिटेल कुछ भी नहीं लिखनी आपने। जिशान साहब, नहीं बेटा कैपिटल वर्ड्स में उसामा नहीं, आप आम लिखेंगे, जैसे पहला वर्ड कैपिटल लिखेंगे और बाकी। नहीं 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 हसनैन साहब, कभी भी पेपर में आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, शॉर्ट लिखने का पास आपके पास बिल्कुल नहीं है। जी बेटा, वर्ड सारे चेंज करने हैं, आपने कोशिश करनी है 100%। बेटा टाइटल बता दिया मैंने कि टाइटल आप जब थीम को पा जाओगे, जब स्पिरिट ऑफ द गिवन पैसेज को पा जाओगे तो थीम आप अपने पास से लिखोगे। मैंने लिख दिया, मैंने कह दिया कि मुझे लगा फोर्सफुली जोधपुर का जो है एक्सेशन वो हुआ, मुझे ये लगा, मैं इसको लिख दूंगा। हसनैन साहब नाम लिखेंगे बेटा, नाम जैसे मैंने वीपी मेनन का नाम लिखा है, वायसराय का नाम लिखा है, ये तो लिख सकते हैं, ये आप जो बड़े उस्तादों ने प्रेसी सॉल्व की हुई है कहीं पे, वहां भी देखिएगा नाम तो लिखा जाता है। अगर इस प्रेसी में वायसराय का नाम भी निकाल दें, राजा महाराजा का, जोधपुर के महाराजा का भी निकाल दें, वीपी मेनन का भी निकाल दें, जिन्ना का भी निकाल दें, तो प्रेसी फिर किस चीज की होगी? खान साहब जरूरी नहीं है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाए, लेकिन अच्छी चीज होती है, जरूरी नहीं, हाँ कभी सूटेबल हो तो आप डाल सकते हैं। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन बेटा यूज कर सकते हैं। समीना बेटा, ये तो आप देखे ना बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी वक्त के साथ साथ बेटा, आप टाइम लगेगा ना, आप रोज एक प्रेसी करें, रोज एक प्रेसी करें, रोज एक प्रेसी करें, तो बेटा आप वक्त आएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग तेज हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। जी हसनैन साहब, एक पैराग्राफ में ही प्रेसी को कंप्लीट करना होता है। अदील अहमद साहब बुक्स प्रेसी की, एक जाहिद अशरफ साहब है, पता नहीं क्या नाम है उनका, और करीमदाद साहब की बुक में हल हुई है प्रेसी सारी, करीमदाद चुगताई साहब की बुक में। सबा सुपरफिशियल लैंग्वेज बेटा, आपके अंदर दिमाग में ही होगा ना कि आप मतलब आप लिखने की बात कर रही हैं या समझने की बात कर रही हैं। सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग मैंने कहा था कि भाई ऊपर ऊपर से बात की समझ आती है, बीच में नहीं आती, हिडन मीनिंग्स को समझने की कोशिश करनी है।
बिल्कुल इल्मा बेटा, कनेक्टर यूज करते हैं। एक यूनिट की शक्ल में प्रेसी होती है, जैसे एक पैराग्राफ टाइप होता है ना। टेक्निकल वर्ड से क्या मुराद है अल्ताफ साहब, मैं समझा नहीं। बिल्कुल शहाब साहब, आप डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पकड़ें और रोज का एक उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ बेटा, तो सबा बेटा सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो सरफेस लेवल पे नजर आ रही होती है। कभी कभी तो उससे बात बन जाती है, कभी कभी आपको इन डेप्थ हिडन और एम्प्लॉयड मीनिंग्स को समझना होता है। हयात बलोच साहब, आपकी इंशाल्लाह बात करूंगा दोबारा मैं इस टॉपिक के ऊपर। लारैब कहते हैं कि अपनी ही प्रेसी को हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है कि आप खुद अपनी प्रेसी को चेक करेंगे बेटा? ये तो नहीं होगा। ये तो फिर आपको कोई टीचर ही चेक करेगा, और वो आप देख लें कोई अच्छा टीचर। अच्छा, बिल्कुल शहाब बेटा, बिल्कुल बिल्कुल आप न्यूज़पेपर के साथ ये सलूक किया करें। आप जो आर्टिकल पढ़ते हैं ना, को अच्छा लगे, कोई एजुकेशन पे है, डेमोक्रेसी पे, आप उसकी प्रेसी बना लिया करें। एक तो वो आपके नोट्स बन जाएंगे, दूसरा बेटा आपकी प्रेसी की प्रैक्टिस हो जाएगी, रोज का एक आर्टिकल पकड़े। बसीर साहब कोई बात नहीं बेटा, ये फिर आप बेटा प्रेसी में बेटा वही टेंस यूज करें जो जो ओरिजिनल पैराग्राफ में यूज हुआ है। अगर पास्ट में है तो आप भी पास्ट में, और मोस्टली पास्ट में आज जो हमने किया ये भी पास्ट में ही है। बेटा बसीर आप अब आए, अब आपको हम क्या बता सकते हैं बेटा, क्लास खत्म हो गई अब तो। सिदरा बेटा कौन सी क्लास होगी, यही क्लास है बेटा। ये ऐसे प्रेसी की क्लास का ही तो हिस्सा है बेटा। आपको नहीं पता कैसे प्रेसी की क्लास है ये? असमा बेटा मेरा सेशन स्टार्ट है, ये उसकी डेमो क्लास है, सेशन कल से स्टार्ट है, ठीक है? तो बेटा एक अनाउंसमेंट सुन लें छोटी सी। आप एक मेरे दो सेशन चल रहे हैं, एक इंग्लिश फाउंडेशन सेशन है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का है, और एक बेटा फुल प्रेसी हैं वो चल रहा है। उसमें 15 ऐसे होंगे, उनके लेक्चर होंगे, वैल्यूएशन भी होगी, सारा कुछ। बड़ी थोड़ी सी फीस रखी हुई है, सिर्फ 6,000 रुपया, और वो आपके प्रिंट निकलवा के मैं वैल्यूएशन करता हूँ, तो वो आपको आपके प्रिंट पे ही पूरे हो जाते हैं पैसे, आप परेशान ना होना। और हर संडे को फ्री क्लास होती है बेटा, वो आप लाजमी लीजिएगा, उसकी कोई फीस नहीं होती। और इस क्लास का बेटा फीडबैक जो है आपने, बेटा आप सर तालिब साहब से नंबर ले लीजिएगा। खान साहब पर्पस इसका कोई नहीं इतना ज्यादा होता, लेकिन ये बस प्रेस ही इस्तेमाल होती है आपके बेटा मीटिंग्स में, जब मीटिंग्स होती हैं बड़े अफसरान की, तो बड़ी बड़ी डिटेल को छोटे छोटे पॉइंट में लाया जाता है, तो वो तो असिस्टेंट ही कर देते हैं। बहरहाल प्रेस ही का इतना इस्तेमाल तो नहीं है जिंदगी में, लेकिन अच्छी चीज है, मतलब पेपर का हिस्सा है तो बस फिर करना चाहिए। अच्छा बेटा, आपने आज की क्लास का फीडबैक जो है सर तालिब साहब के ग्रुप में जरूर देना है। सबके क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाया आज, थोड़ा मैं बिजी था। कुछ बच्चों को पता है हॉस्पिटल सुबह 8 से लेके मैं 3-4 बजे तक रहा। आपके लिए उर्दू में मैंने बनानी थी स्लाइड्स, लेकिन मैं उर्दू में बना नहीं सका। ये वीपी मेनन वाली और ये जोधपुर वाले महाराजा की उर्दू में बनाने का मेरा इरादा था, लेकिन टाइम नहीं था। तो इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा। तो आपने बेटा इसका फीडबैक लाजमी देना है। एक 100 बच्चा अटेंड करता है, और एक 100 बच्चे में से 50 भी बच्चे फीडबैक नहीं देते, तो हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते, आपसे सिर्फ फीडबैक मांगते हैं और दुआएं मांगते हैं। तो कम से कम आप इतना तो दे दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह बात होगी, फिर बात होगी, परेशान नहीं होना आपने। अल्लाह हाफिज।